संसद के शीतकालीन सत्र 2023 का सोमवार को छठा दिन रहा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल को पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयक के पीछे की मंशा को बरकरार रखा है। उन्होंने आगे कहा कि सदन से आज ये विधेयक पारित हो जाएगा और ये जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने 370 और 35A पर बोलते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुकी है, इसलिए जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने फैसले में पुष्टि कर दी है कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था। उन्होंने आगे कहा कि जो कोई भी ये कहता है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है, वो संविधान का अपमान कर रहा है। अमित शाह ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने प्रेस की और कहा कि अनुच्छेद 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। देश के संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति को अनुमोदन दिया कि कानून पारित हो गया। इसके बाद कानून बनने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद किसी ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चैलेंज कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस करने के लिए 5 जजों की बेंच बनी और सोमवार को इस पर फैसला भी आ गया। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद भी कांग्रेस कह रही है कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि अनुच्छेद 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू में पहले 37 सीट थी, जिसको अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 43 सीट कर दी है। कश्मीर में 46 सीट थी, अब 47 कर दी है। वहीं जम्मू कश्मीर में पहले 83 सीट थी, जो अब बढ़कर 90 सीट कर दी गई है और इसको भारत सरकार ने भी मान लिया है। उन्होंने कहा कि गुलाम कश्मीर यानी पीओके की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि पीओके हमारा है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दिया और अलगाववाद के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिला। एक गलत फैसला हो सकता है, लेकिन जब इतिहास और समय ये साबित कर दे कि वो फैसला गलत है तो राष्ट्रहित की ओर लौटना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप राष्ट्रहित की ओर लौट आओ, नहीं तो सदन में आपके चुने गए जितने भी सांसद बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे। यदि आप आज भी इस फैसले पर कायम रहना चाहते हैं तो जनता देख रही है। 2024 में मुकाबला होगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। उन्होंने कश्मीर को भारत में विलय करने में देरी पर बोलते हुए कहा कि सभी जानते हैं कि कश्मीर के विलय में इसलिए देरी हुई थी क्योंकि शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था और इस कारण विलय में देरी हुई और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। यदि असमय सीज फायर नहीं होता तो आज पीओके नहीं होता। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। जवाहरलाल नेहरू 2 दिन और रुक जाते तो पूरा पीओके तिरंगे के तले आ जाता। इसके बाद भी देरी हुई है। मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रामक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ है। जवाब देना पड़ेगा। नहीं दिग्विजय भी ऐसे मत करें, मैं भेज दूंगा आपको, पुस्तक ही भेज दूंगा। मान्यवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज नॉट यील्डिंग, इज नॉट यील्डिंग, ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज नॉट यील्डिंग। मान्यवर एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं,
किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए। परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मान्यवर, इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? अब ये सारी चीजों को आप कहते हैं कि रेफरेंस लाइए, रेफरेंस लाइए। मान्यवर, मुझे मालूम था दिग्विजय सिंह, हाँ करता हूं, बैठिए, मुझे मालूम था साहब ये खड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं लेकर आया। मैं एक कोट अनकोट पढ़ता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, स्वीकार करी है। और साहब एक मिनट, सोर्स भी बता देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन, JNSG 143 पार्ट 1। एमपी में सीएम के नाम को लेकर जारी सस्पेंस सोमवार को आखिरकार खत्म हो गया। राज्य के सीएम के तौर पर मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से इनके नाम को मुहर लगी। इससे पहले बीजेपी आला कमान ने मोहन लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक बनाकर सीएम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सोमवार को हुई विधायक दल की बैठक में मोहन लाल यादव के नाम को फाइनल किया गया। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं। मध्य प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री भी होंगे। इनमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला शामिल हैं। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ और राजेंद्र शुक्ला रीवा से विधायक हैं। इसके अलावा स्पीकर पद के लिए नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि मोहनलाल यादव ने माधव विज्ञान महाविद्यालय से पढ़ाई की है। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री का जिम्मा संभाल चुके हैं। मोहन यादव 1982 में छात्र संघ के सह सचिव भी चुने गए थे। वे बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के सदस्य, मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रमुख, पश्चिम रेलवे बोर्ड में सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। 2013-2018 के बाद अब वे 2023 में भी उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले गए थे। इसके नतीजे 30 नवंबर को जारी हुए थे। नतीजों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी के हिस्से में 163 सीटें आईं, जबकि कांग्रेस को 66 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को ये जो जवाबदारी दी है, आपके प्यार और सहयोग से मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का प्रयास करूंगा। आपको बता दें कि चुनाव जीतने के बाद से सभी के मन में ये सवाल था कि राज्य का अगला सीएम कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीतने के बाद से ही लोगों के बीच जा रहे थे, माताओं बहनों से मिल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वे मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। उन्होंने बार बार पार्टी का हर फैसला मानने की बात भी दोहराई थी। इस बीच विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले बीजेपी सांसदों ने इस्तीफा देकर मामले को और रोचक बना दिया। इसी के साथ माना जाने लगा था कि सीएम पद की रेस में शिवराज के अलावा कई दिग्गज भी हैं। लंबे इंतजार के बाद पार्टी ने बीते शुक्रवार को तीनों राज्यों के लिए
पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की और उन्हें विधायकों से मिलकर सीएम तय करने की जिम्मेदारी सौंपी। इस बीच बीते दिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को सीएम चुनकर पार्टी ने सभी को चौंका दिया। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश को लेकर अटकलें और तेज हो गई। हालांकि नतीजों के हफ्ते भर बाद सभी कयासों और अटकलों पर विराम लगाते हुए पार्टी ने अपना फैसला कर दिया और मोहन यादव को राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।